हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टेरावर्ड में आपका स्वागत है। और आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना, तो पढ़ाई लिखाई करते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो है पेपर कोई ना कोई लगेगा और टेरावर्ड की पूरी टीम जो है आप लोगों की तैयारी के लिए जो है जुटी हुई है और लगातार आप लोगों को वीडियो मिल रहा है। हिस्ट्री का लेक्चर जा रहा है प्लस जो है उसका क्वेश्चन आंसर। इसी प्रकार से अब जो है पॉलिटी का शुरू कर दिया गया है। पॉलिटी का टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और नेक्स्ट डे फिर उसका क्वेश्चन आंसर। तो आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हो जाएगी अगर आप लोग साथ देते रहेंगे। मतलब 2 सब्जेक्ट अभी शुरू किया गया है, एक हिस्ट्री और दूसरा पॉलिटी। ठीक है, अगर आप लोगों का जो है सहयोग बना रहा तो आगे और भी जो है सब्जेक्ट शुरू किए जाएंगे। और ये यूपी पीसीएस और वनडे एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस और वनडे एग्ज़ाम दोनों को टारगेट करेगा। तो बस हमारे चैनल को जो है लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव ज़रूर देते रहिए। ठीक है, लगातार आप लोगों को वीडियो मिल रहा है, ऐसे मिलता रहेगा। करंट अफेयर का भी वीडियो जा रहा है और कई सारे वीडियो आप लोगों को मिल रहे हैं। प्लस टेस्ट भी होता है फ्री में टेलीग्राम पर। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं हमारे इन दिए गए नंबरों से जो है संपर्क करके जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं, किसी भी कोर्स से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज थ्योरी का लेक्चर है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। और जो लोग हमारा पहला लेक्चर नहीं देखे हैं हम उनसे जो है निवेदन करेंगे कि वो हमारा पहला लेक्चर जा कर के देखें। पहला लेक्चर गया है प्लस उसका क्वेश्चन आंसर भी हो गया है, आप लोग उसको देखिए। और फिर आज हम लोग जो है दूसरे टॉपिक यानी कि संविधान के निर्माण पर बात करते हैं। ठीक है, संविधान का निर्माण हमारा कैसे हुआ हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जो है इसका जो विचार जो रखा गया था वो यमन राय के द्वारा रखा गया था। कब रखा गया था? 1934 में। ठीक, फिर 1935 में आप जानते हैं कि हमारा जो है भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ और 1938 में कांग्रेस में जेएल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि अब हमें अपना एक संविधान चाहिए। तो हुआ कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। क्या आया? अगस्त प्रस्ताव। कब आया? 1940 में, कि संविधान बनाना है और यह भारतीयों का अधिकार है। अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया कि भारत का संविधान एक होना चाहिए और यह संपूर्ण भारतीयों का क्या है? अधिकार है। इसी के आधार पर फिर इसके बाद 1942 में जो है क्रिप्स मिशन आया। कौन आया? एक क्रम याद रखते रहिएगा। क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन आया कि युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा और जो है इसमें कई सारे लोग उपस्थित थे। जैसे उस समय जो गवर्नर थे तो इन्होंने भी इनको क्या किया, उद्घोषणा की कि युद्ध में, कुल मिला के लोगों का मतलब ये था कि आप लोग जो है युद्ध में, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसमें भारतीयों का सहयोग मिले। और ये लोग इसके पक्ष में नहीं थे कि भारत को संपूर्ण रूप से आज़ाद किया जाए, लेकिन फिर भी ये प्रक्रिया एक धीरे धीरे क्या हो रही थी, चल रही थी। तो अब आगे जैसे देखते हैं कि 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाए जाने वाले एक स्वतंत्र संविधान का क्या किया, निर्माण के बारे में इन्होंने विचार प्रस्तुत किया। फिर इसके बाद हुआ कि कैबिनेट मिशन कब आया हमारा? 1946 में। क्या आया? कैबिनेट मिशन आया हमारा। अब इसमें जानते हैं कौन कौन लोग थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे। जब यह 1946 में कैबिनेट मिशन आया, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये की कि इन्होंने पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। बोले कि ये भारत का विभाजन नहीं होगा और एक संविधान सभा का क्या होगा, निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और यह संविधान सभा किस आधार पर होगी?
जनसंख्या के आधार पर सीट आवंटित की जाएगी। और लगभग कितनी जनसंख्या होगी? 10 लाख लोग। एक सीट पर 10 लाख लोग होंगे। ठीक है। और फिर चुनाव कराया गया। कुल टोटल जो सीटें थीं वो कितनी थीं? 389। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है 389 सीटें थीं। अब इसमें क्या था कि 296 ब्रिटिश भारतीयों द्वारा था, ब्रिटिश भारतीय थे। और बाकी जो सीटें थीं 93 वो मनोनीत द्वारा आते थे, मनोनीत द्वारा आते थे। ठीक है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे जब चुनाव कराया गया तो आप जानते हैं जब चुनाव हुआ हमारा तो कितने सीटों पर टोटल चुनाव हुआ था? 296 सीटों पर। ठीक। तो इन 296 सीटों पर जब चुनाव हुआ तो 208 सीट किसने जीता? आईएनसी ने, कांग्रेस ने जीता। 73 सीट किसने जीता? मुस्लिम लीग ने जीता। ठीक। और बाकी 15 जो है अदर जीते। ठीक है। देखिए इसमें सब पूरा लिखा गया है। 73 सीट मुस्लिम लीग, 15 अन्य, 93 सीटें पे कोई नामांकन नहीं था। ठीक है। 208 सीट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीता था। तो अंतरिम सरकार का क्या किया गया? गठन किया गया और संविधान सभा का गठन हुआ। अब आगे देखते हैं जो हमारी पहली बैठक हुई। पहली बैठक अस्थायी रूप से हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए गए। देखिए ये सच्चिदानंद सिन्हा। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष। और इसके एक दिन छोड़ के अगले दिन यानी कि 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? चुना गया। फिर क्या हुआ कि जब हमारी तीसरी बैठक हुई, 2 बैठक हो गई, एक 9 दिसंबर को, एक 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर को जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए गए। और जो 11 दिसंबर 1946 को हमारे अस्थायी अध्यक्ष चुने गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। अब तीसरी बैठक कब हुई? तीसरी बैठक हुई हमारी 13 दिसंबर। कब? 1946 को। ठीक है। और इसी में हमारा क्या पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव हमारा पेश किया गया। और संवैधानिक सलाहकार के रूप में कौन थे? BN राव जी थे। कौन थे? BN राव जी थे। ठीक है। तो आइए देखते हैं पीडीएम में संविधान सभा के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हरेंद्र कुमार मुखर्जी और कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और बंगाल के एक प्रमुख ईसाई थे जिन्होंने संविधान सभा में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगला। अब इसमें जो है जैसे महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है उसके पहले हम थोड़ी सी आप लोगों को बातें बता दें कि जैसे हमारा संविधान जो बना है वो कुल 60 देशों के संविधान से मिलकर बना है। कितने देशों के? 60 देशों के। ठीक है। कुल कितने सत्र चले थे? 11 सत्र चले थे। 3 रीडिंग की गई थी। 3 रीडिंग की गई थी। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण तथ्य में क्या क्या लिखा गया है। जैसे हमारा पहला पॉइंट लिखा गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। मूल संविधान उनके द्वारा प्रवाहित इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया गया। मूल संस्करण को नंदलाल बोस, देखिए, और वेहर राम मनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन के कलाकारों ने इसको क्या किया था? सुशोभित किया था। राम मनोहर सिन्हा ने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा सुलेखित मूल प्रस्तावना को प्रकाशित, सुशोभित और अलंकृत किया गया। मूल संविधान में हिंदी संस्करण का सुलेख किसने किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बसंत कुमार वैद्य जी। ठीक है। और नंदलाल बोस द्वारा सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया और प्रकाशित किया गया था। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये जो इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है, हाथी को संविधान सभा के प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया। BN राय जैसा कि हम बता चुके हैं ये हमारे संवैधानिक सलाहकार थे
और कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। एच.वी. अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। एस.एन. मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने निम्नलिखित सदस्यों के साथ डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति नियुक्त किया। तो कौन कौन से सदस्य थे आइए देखते हैं। एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सैयदुल्लाह, बी.एल. मित्र और डॉक्टर डी.पी. खेतान। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या कि एक छोटी सी जो है आप लोगों को यहाँ पे स्टोरी बताना चाहूँगा कि अंबेडकर जी यानी कि भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है सर्वप्रथम जो चुनाव जो पूर्वी बंगाल से जीते थे। कहाँ से जीते थे? पूर्वी बंगाल से ये चुनाव जीते थे। अब क्या हुआ कि विभाजन हो गया था। अब जब विभाजन हो गया था तो मतलब ये पूर्वी बंगाल किस में आ रहा था? पाकिस्तान का प्रांत हो गया था। ठीक है, तो अब मुझे नाम नहीं याद रहा, शायद यमन राय जी नहीं या बी.एन. राय जी ने ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि जो है अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल कीजिए। संविधान सभा में शामिल करने के लिए जो है बोला गया। तो लेकिन ये पूर्वी बंगाल से जीते थे, कैसे शामिल किया जा सकता था? तो उन्होंने अंबेडकर जी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि ऐसा है कि संविधान सभा को बाबा साहब की ज़रूरत है। बाबा साहब को संविधान सभा की ज़रूरत नहीं है। मतलब समझ रहे हैं ना कि संविधान सभा को बाबा साहब की बहुत ज़रूरत है। और बाबा साहब क्योंकि इतने ज्ञानी थे, इतने प्रबुद्धिजीवी थे, तो ये चीज़ फिर विचार किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और फिर इसके बाद विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि जो है चलिए ठीक है, इनको भारत में जो है किसी सीट पर जो है किसी जो है जो प्रांत के जो विधायक या वो होते हैं उनको इस्तीफ़ा दिलवाया गया। किसको मुझे याद नहीं आ रहा है कि इस्तीफ़ा शायद जयकर नाम थे, पुणे के थे, जयकर। ठीक है, महाराष्ट्र में जो पड़ता है पुणे, तो पुणे सीट से जो है यहाँ पे जयकर जी को इस्तीफ़ा दिलाया गया और फिर उपचुनाव कराया गया और यहाँ से ये अंबेडकर जी जीते और पुनः तब संविधान सभा में गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक, तो संविधान सभा के तहत जो समितियां बनी, ठीक, तो प्रारूप समिति का गठन आप जान ही गए कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य, जैसा कि ऊपर अभी दिखाया गया है। कौन कौन? कन्हैयालाल मणिक मुंशी, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, एन गोपालास्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव, टी.टी. कृष्णाचारी। इसमें 2 लोगों के जो बी.एल. मित्रा जी थे, ठीक है, और डी.पी. खेतान। और कौन? डी.पी. खेतान। इन दोनों लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी कुछ समय बाद, तो उनकी जगह जो है कोई और लिया था। ठीक, तो आइए देखते हैं ये जो समितियां थीं इनके कौन कौन से अध्यक्ष थे। जैसे संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। मसौदा समिति के बी.आर. अम्बेडकर। प्रक्रिया के नियमों के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालक समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। हाउस कमेटी के बी. पट्टाभी सीतारमैया थे। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों पर समिति जी.बी. मलोंकर। राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं यही कहूँगा आप लोगों से, एक बार इसको पढ़िएगा, 1 2 बार 3 बार, और याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह किसी न किसी पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए प्रक्रिया समिति के उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको लगाना होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। या हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? बी. पट्टाभी सीतारमैया। इसलिए मैं इसको कहूँगा कि 1 2 बार ये रटना नहीं है। कोई भी चीज़ 2 3 बार जब नज़र के सामने से गुजारी जाती है ना, तो अपने आप एक छवि बन जाती है, और रिवीजन करते रहेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे हमारा क्या कहता है।
कुछ और जो समितियां थीं तो यहाँ पे देखिए, जैसे अल्पसंख्यक उपसमिति की एच.सी. मुखर्जी जी थे। मौलिक अधिकार उपसमिति की जे.बी. कृपलानी थे। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र समिति के गोपीनाथ बारडोलोल थे। ठीक, तो इन सब चीज़ों को आप क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो प्रस्तावना पे आने से पहले जैसा कि आप लोगों को मैं कुछ बता दूं कि जैसे हमारा संविधान जो बनने में समय लगा, कुल जानते हैं कि 2 साल 11 माह 18 दिन लगा संविधान को बनने में, और लगभग इसका 2/3 भाग कहाँ से लिया गया है, भारतीय शासन अधिनियम एक्ट जो आया था हमारा 1935 से, लगभग 70% भाग यहीं से लिया गया है। 60 देशों के संविधान से, जैसा कि हम बता चुके हैं, 60 देशों के संविधान से क्या किया गया है, इसे लिया गया है थोड़ा थोड़ा करके। जो इसका कुल खर्चा आया था आप लोगों को बता दूं, 64 लाख रुपए आए थे। 64 लाख रुपया इसका क्या आया था, खर्चा आया था। कुल 11 सत्र आयोजित किए गए थे। कितने सत्र, 11 सत्र आयोजित किए गए थे। ठीक है, और देखो कुल मिलाकर के हो तो 12 जाता है, जब अंतिम सत्र जो आयोजित किया गया था वह 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब आप लोग को ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 24 जनवरी को क्या क्या हमारे जो है संविधान में अंगीकार किया गया। तो राष्ट्रपति चुने गए, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर राष्ट्रीय गान अपनाया गया, राष्ट्रीय गान, और क्या, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत। ये सब कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में थोड़ा सा बता दें, ये कब अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज हमारा कब अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज हमारा कब अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा अपनाया गया वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, अगर उस समय एक संविधान का एक प्रारूप हम देखें कि किस तरीके से हमारा बनके तैयार हुआ था, तो उस समय 22 भाग थे। अभी वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। कंपेयर करके भी बता दे रहा हूँ, उस समय 395 अनुच्छेद थे, अभी वर्तमान में लगभग 460 से 470 अनुच्छेद हैं। ठीक है, ध्यान रखना, 460 से 470 अनुच्छेद हो गए हैं। उस समय केवल 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक, इतना सब कुछ। 26 नवंबर, जैसा कि हम लोग 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। और इसी तिथि को जो है संविधान लागू होने के बाद जो है, बता देना कि इसी तिथि को हम लोग इसलिए संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, अंगीकार किया गया था इस दिन। ठीक है, और कुछ अनुच्छेद जो है इस दिन लागू हो गए थे, पूरा नहीं लागू हुआ था। कुछ अनुच्छेद जैसे 5, 7, 8, 324, 366, 367, 369, 380, 388, ऐसे कई सारे अनुच्छेद थे जो इस दिन लागू हो गए थे, लेकिन कुछ पूरे नहीं लागू हुए थे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे पता ही है। हाथी क्या था यहाँ पे, प्रतीक। हाथी क्या था, संविधान सभा का क्या था, प्रतीक मोहर था, प्रतीक मोहर बनाया गया था। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं अपने प्रस्तावना की तरफ। जैसा कि सब चीज़ आप लोग जानते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1950 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आज समर्पित करते हैं। प्रस्तावना उद्देश्य
संकल्प पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू के द्वारा तैयार किया और स्थानांतरित किया गया था और संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, इसे संविधान सभा के अंत में प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियमित किया गया। प्रस्तावना विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत नहीं है और न ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध है। यह न्यायोचित नहीं है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 1976 42वें संविधान संशोधन, कब 42वें संविधान संशोधन द्वारा नियमित संशोधित किया गया है। प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सत्यनिष्ठा को जोड़ा गया है और कुछ प्रमुख बिंदु जैसे संप्रभुता का क्या मतलब होता है। भारत ना तो किसी अन्य राष्ट्र की निर्भरता है और ना ही अधिराज्य है बल्कि एक स्वतंत्र राज्य है। समाजवादी का मतलब क्या होता है। समाजवाद भारतीय ब्रांड लोकतांत्रिक समाजवाद सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सह अस्तित्व न कि साम्यवादी साम्राज्यवाद है जिसे जो है राज्य समाजवाद भी कहा जाता है। पंथ निरपेक्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक अवधारणा यानी हमारे देश के सभी धर्मों के उनकी ताकत के बावजूद को राज्य के समान दर्जा और समर्थन प्राप्त है। लोकतांत्रिक के बारे में बताया गया है कि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है जो न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी समाहित करता है। गणतंत्र के बारे में बताया गया है। गणतंत्र शब्द इंगित करता है कि भारत में एक निर्वाचित प्रमुख है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि राजनीतिक संप्रभुता लोगों के पास है और सार्वजनिक कार्यालय सभी के लिए खुले हुए हैं। न्याय की बात की गई है। जैसे प्रस्तावना में न्याय शब्द 3 अलग अलग रूपों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सुरक्षित है। ठीक है, ये व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध की अनुपस्थिति और साथ ही व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करना। समानता का अर्थ समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष विशेषाधिकारियों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति में पर्याप्त अवसरों का प्रावधान। स्थिति और अवसर की समानता सुनिश्चित करे। बंधुत्व की बात की गई है। भाईचारे की भावना संविधान एकल नागरिकता व्यवस्था द्वारा बंधुत्व की इस भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो यहीं पे ये हमारा क्या होता है आज समाप्त होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह थ्योरी का लेक्चर लगातार चल रहा है। ठीक, और आप लोग इससे जुड़े रहिए, बने रहिए। ठीक, और धीरे धीरे आपका पूरा जो है पॉलिटी इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। जो लोग भी हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर दिया गया है। ठीक है, संपर्क करके जो है आप लोग जुड़ सकते हैं और अपना जो है सुझाव भी दे सकते हैं। बस बार बार मैं पढ़ाते वक्त नहीं कहता हूँ, इसलिए नहीं कहता हूँ कि जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, और मैं लाइक कमेंट के लिए बार बार नहीं कहता इसलिए। तो आप लोग कोशिश कीजिए जो है थोड़ा सा लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, आइए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।